इस एक रात में ही लैटिन अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर को अपने घर के बिस्तर से घसीटा गया। इसके बाद ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसा कहा जो पूरी दुनिया को चौंका दिया। और यही सवाल आगे जाकर जीवन और मृत्यु का मामला बन गया था। जो लोग चुप नहीं हो रहा था उन्हें सीधे तौर पर कुचल दिया गया। फिर इसके बाद जो हुआ वो वर्ल्ड वॉर के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक। इसीलिए 3 जनवरी 2026 को यूएस ने जो किया मॉडर्न हिस्ट्री में उसका कोई मिसाल नहीं। किसी फॉरेन प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन थी ये। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। उस दिन वेनेजुएला में जो हुआ वो इंटरनेशनल रिलेशन के उस ढांचे को भी हिलाकर रख दिया जिसके सहारे दुनिया 1945 से चलती आ रही थी। जरा इमेजिन करो कि आप एक देश के प्रेसिडेंट हो। आप प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही बहुत सारे तख्तापलट की कोशिशों को झेला, इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना किया, इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना किया। आपके कार्यकाल में आपने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन का भी सामना किया। यहाँ तक कि आपने यूएस गवर्नमेंट की मैक्सिमम प्रेशर को भी झेला। सालों से पूरी दुनिया ने आप पर दबाव बनाया ताकि आपको सत्ता से हटाया जा सके, पर आप किसी तरह सत्ता में बने रहते हो। और एक बात सोच लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर है जो बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम और आपके लॉयल जनरल्स से घिरा हुआ है, और उस घर में एक सेफ स्टील रीइंफोर्स्ड रूम भी है। आप रोज की तरह उस रात आपके उस घर में सो रहे हो। आप पूरी तरह खुद को सेफ महसूस कर रहे हो और चैन की नींद सो रहे हो। पर उस रात के करीब 2 बजे आपके घर की बिजली चली जाती है। सिर्फ आपके घर की नहीं, आप जिस शहर में रहते हो उस पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है। इससे पहले आप समझ पाए कि हो क्या रहा है, दुश्मन देशों के सोल्जर्स आपके घर के अंदर घुस चुका है। नहीं, मैं ये कोई थ्रिलर फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये जनवरी 2026 का हकीकत है। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इस एक रात में ही लैटिन अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर को अपने घर के बिस्तर से घसीटा गया। और इसके बाद वेनेजुएला के पास कैरिबियन सी में तैनात यूएसएस इवो जिमा नेवल शिप में ले जाया गया। वहां पर उसे हैंडकफ्स पहना के हवाई जहाज से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में ले जाया गया। और ये सब किसके आदेश पर हो रहा था? प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प के आदेश पर। इसके बाद ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसा कहा जो पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा जब तक ना इस देश में एक सेफ, प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजिशंस ना होते। अब आप इससे पहले अपनी कोई राय बनाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक न्याय था या एक नए तरह का इंपीरियलिज्म? क्या मादुरो एक ड्रग लॉर्ड था जो आखिरकार पकड़ा गया, या वो एक सॉवरेन कंट्री का लीडर था जिसको इलीगली किडनैप किया गया? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके उस स्टोरी पर डिपेंड करता है जो अब तक आप जानते थे। पर आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। 3 जनवरी 2026 को जो हुआ उसे समझने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। 50 साल पहले वेनेजुएला वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक था। इस देश के पास पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है। वर्ल्ड का 17% ऑयल सिर्फ वेनेजुएला में ही है। इस देश के पास इराक, ईरान से भी ज्यादा ऑयल है, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी ज्यादा ऑयल है। 1970s के दशक में वेनेजुएला में एक स्टेबल डेमोक्रेसी था, और वेनेजुएला और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि करीबी दोस्त हुआ करते थे। अमेरिका को ऑयल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक था वेनेजुएला। काराकस को अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था। काराकस जो वेनेजुएला का कैपिटल है, वो एक मॉडर्न चमकता हुआ शहर था जो यूरोप और लैटिन अमेरिका के उन सब रिच इमिग्रेंट्स को अपने ओर खींचता था जो वेनेजुएलन ड्रीम का सपने देखा करते थे। लेकिन स्वर्ग बहुत नाजुक होता है, और इतिहास हमें बार बार यही सिखाया है कि तेल की दौलत एक ऐसा अभिशाप है जो तोहफे की शक्ल में आता है। क्योंकि जब किसी देश की पूरी इकोनॉमी किसी एक रिसोर्स पर डिपेंड करती है तो सवाल ये उठता है कि उस रिसोर्स पर कंट्रोल किसका होगा, और यही सवाल आगे जाकर जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। देखिए, वेनेजुएला में तेल तो बहुत है, पर इस तेल की दौलत के नीचे एक बहुत बड़ी समस्या दबी हुई है। असल में 1990 तक वेनेजुएला के तेल का पैसा हर किसी तक नहीं पहुंचा था। देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही देश का मैक्सिमम वेल्थ इकट्ठा था, और वेनेजुएला में करप्शन भी बहुत था। इस करप्शन ने देश को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। गरीब स्लम्स में रहने वाले लोग देखते थे अमीर लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और यही चीज इन लोगों के अंदर दशकों से गुस्से की एक वजह बनी।
और इस गुस्से ने एक ऐसे इंसान के लिए सही हालात पैदा कर दिए जो जानता था इस नफरत का इस्तेमाल कैसे करना है। उनका नाम था ह्यूगो चावेस, एक फॉर्मर पैराट्रूपर जो अपने ही सरकार के खिलाफ कूप करने की जुर्म में एक बार जेल गया, पर जेल से बाहर आते ही वो बहुत लोकप्रिय बन चुका था। फिर 1998 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इसमें ह्यूगो चावेस ने भाग लिया और उनका मेन मुद्दा था ऑयल बिलोंग्स टू द पीपल। उनका आइडियोलॉजी, उनका बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि वो भारी बहुमत से जीत हासिल की। चावेस की कार्यकाल के पहले दिन से ही वेनेजुएला पूरी तरह बदल चुका था। चावेस ने अपने आंदोलन को बोलिवेरियन रेवोल्यूशन का नाम दिया, जो साउथ अमेरिका के लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर सिमोन बोलीवार पर रखा गया था। उनका मैसेज बहुत क्लियर था, लैटिन अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खुद को आजाद करवाना। उन्होंने वेनेजुएला के तेल से होने वाले कमाई को वेरियस सोशल प्रोग्राम्स में लगा दिया, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर क्लिनिक, फ्री एजुकेशन, फ्री स्कूल, फ्री फूड। वेनेजुएला के लाखों लोग जिन्हें अपने सरकार से कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी, अचानक वो खुद को खास महसूस करने लगे। और इन सब सोशल प्रोग्राम्स की वजह से चावेस की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन आसमान छू रही थी। अब लोगों को लग रहा था देश अब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। पर इन सब के बीच में ही बहुत सारी चीज बिगड़ना भी शुरू हो चुका था, क्योंकि चावेस ने सिर्फ ऑयल को ही रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, उन्होंने उन सब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को भी खत्म कर दिया था जो सत्ता से सवाल पूछती थी, जैसे कि कोर्ट, मीडिया, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस। उन्होंने इन सब में या तो अपने लोग भर दिए, या तो उन्हें किसी तरह चुप करा दिया गया, या था जो लोग चुप नहीं हो रहा था उन्हें सीधे तौर पर कुचल दिया गया। उन्होंने एंटी अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि क्यूबा, ईरान, चाइना, रशिया, बेलारूस जैसे देशों के साथ गठबंधन किए जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कॉन्फिडेंस का लेवल किस हद तक बढ़ चुका था, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उस समय की यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उनके मुंह पर शैतान कहा। यूएन में मौजूद बहुत सारे लोग इस बात पर हंसे और ताली भी बजाए थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पेंटागन की रेड लाइन क्रॉस कर दी। उन्होंने वेनेजुएला में स्थित यूएस बेसेस से यूएस सोल्जर्स को निकाल जाने के लिए कह दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, पैक योर बैग्स एंड लीव माय कंट्री। यूएस के साथ रिश्ते जो बहुत समय से तनावपूर्ण थे, अब वो पूरी तरह टूट चुका था। अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े ऑयल सप्लायर को एक ऐसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के हाथों में खो दिया जो अमेरिका के ही बैकयार्ड पर एंटी अमेरिकन कोalition खड़ा कर रहा था। सो द स्टेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट हैड बीन सेट। इसके बाद आता है मार्च 2013। कैंसर से ह्यूगो चावेस की मौत हो जाती है और उनके मौत के साथ ही वो पतला धागा भी टूट गया जो वेनेजुएला के सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह बिखारने से बचा रखा था। इसके बाद प्रेसिडेंट बनता है निकोलस मादुरो। मादुरो चावेस के ही चुने हुए सक्सेसर थे। मादुरो एक फॉर्मर बस ड्राइवर था जो पहले यूनियन लीडर बने, फिर फॉरेन मिनिस्टर, फिर वाइस प्रेसिडेंट और 2013 में तो वो प्रेसिडेंट ही बन गया है। मादुरो में ना तो चावेस जैसा कैरिस्मा था, ना थी उनकी जैसी राजनीतिक चतुरता, और सबसे बड़ी बात वेनेजुएला के ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को संभालने की काबिलियत भी मादुरो में नहीं थी। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर ही डिपेंड करती है और वो है तेल। जब 2014 में पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखा गया तो वेनेजुएला को खुद को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं, कोई सेविंग्स नहीं, सिर्फ कर्जा ही कर्जा था। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अगर कोई समझदार नेता होता तो वो कुछ रिफॉर्म करते या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लागू करते जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। और मादुरो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद जो हुआ वो वर्ल्ड वॉर के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स क्राइसिस में से एक थी। रातों रात लोगों की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सब देश छोड़ के भाग गए। 8 मिलियन वेनेजुएलियन लोग दूसरे देशों में रेफ्यूजी बन चुका था। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस बन चुका था। और इस समय इन्फ्लेशन अपने पीक पर 1 मिलियन% तक पहुंच चुका था। बच्चे भूखे सो रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेसिक मेडिसिन तक खत्म हो चुका था। लोग कचरे के डिब्बों में से खाना ढूंढ के खा रहे थे। बैंक के नोटों को बहुत सारे लोग नैपकिन की तरह यूज कर रहे थे क्योंकि नोट नैपकिन से भी सस्ता पड़ रहा था। और ये सब उस देश में हो रहा था जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व पर बैठा। लेकिन यह से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर ने मादुरो पर यह आरोप लगाया कि वो कार्टेल ऑफ द सन्स नामक एक गैंग के मेन लीडर हैं। एक कार्टेल वेनेजुएला के हाईएस्ट लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स द्वारा चलाया जा रहा एक नार्को ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा था जो बहुत सारे कोकेन
इलीगल वे से अमेरिका पहुंचा रहा था। अब यूएस के नजर में मादुरो सिर्फ एक सोशलिस्ट डिक्टेटर ही नहीं रह गया था, अब वो एक नार्को टेररिस्ट बन चुका था। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मादुरो के गिरफ्तारी पर $15 मिलियन का इनाम रख दिया। इसे कुछ दिन बाद बढ़ा के $25 मिलियन कर दिया गया और इसके कुछ दिन बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इसे डबल करके $50 मिलियन कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले कार्यकाल में वेनेजुएला पर मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स का यूज किया गया, भारी सैंक्शंस लगाया गया, मेनली ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया गया जो मादुरो सरकार की मेन इंपॉर्टेंट लाइफलाइन थी। द गोल वाज सिंपल, इस सरकार की कमाई को तब तक रोकना जब तक वो पूरी तरह कोलैप्स ना करे या तो मादुरो देश छोड़ के भाग ना जाए। इसके बाद 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। इसमें रिजल्ट मैनिपुलेशन, ऑपोजिशंस को चुनाव लड़ने ना देना, ऐसे बहुत सारे आरोपों में इसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया। इसके बाद यूएस भी मादुरो को वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट बनने से भी इनकार कर दिया गया। इसकी वजह यूएस बैक्ड यंग अपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो को सपोर्ट किया जो 2019 में खुद को इंटरिम प्रेसिडेंट करके घोषित किया था और यूएस ने दर्जनों देशों को ऐसे करने के लिए प्रेशराइज भी किया था। और गुआइडो मादुरो से अपना प्रेसिडेंट की कुर्सी या सत्ता ले नहीं पाए। इसके बाद होता है 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसमें ऑपोजिशन लीडर एडमुंडो गोंजालेस स्पष्ट रूप से जीतते हुए नजर आ रहे थे, पर मादुरो ने किसी तरह अपने देश के इलेक्शन कमीशन की मदद से खुद के जीत का दावा कर दिया गया। पूरी दुनिया ने इसे फ्रॉड इलेक्शन कहा। इसके बाद वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ लोगों के गुस्से बहुत बढ़ चुका था, लोग सड़कों पर उतरने लगे थे, मादुरो के खिलाफ मास प्रोटेस्ट होने लगा था और इन सब प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मादुरो ने मास अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद भी यूएस किसी तरह मादुरो को सत्ता से हटा नहीं पा रहे थे क्योंकि वेनेजुएला के अंदर मादुरो के पकड़ बहुत मजबूत था। इसके बाद 2025 दिसंबर में यूएस के सबसे पावरफुल वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड फोल्ड को वेनेजुएला के कोस्ट के पास तैनात कर दिया गया और फिर यूएस को ऐसा लग चुका था कि इन सब बात करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, सोल्जर्स को ही जमीन पर उतारना पड़ेगा। इसीलिए 3 जनवरी 2026 को यूएस ने जो किया मॉडर्न हिस्ट्री में उसका कोई मिसाल नहीं है। इराक के सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के बाद किसी फॉरेन प्रेसिडेंट के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन थी ये। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके शुरुआत में 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22, F-18, F-35, E-18G ग्राउलर, B-1B बॉम्बर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट्स, सर्वेलेंस ड्रोन यूएस के 20 डिफरेंट लोकेशन से एक साथ वेनेजुएला की ओर रवाना हुए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया, राडार को जम कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नाकाम कर दिया गया ताकि एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर बिना पकड़े गए वाटर लेवल से 100 फीट ऊपर उड़ के अपने काम पूरा कर सकें। इसके बाद शुरू होता है साइबर अटैक। एक साथ किए गए डिजिटल स्ट्राइक ने नॉर्दर्न वेनेजुएला को पूरी तरह अंधेरों में डुबो दिया। इसकी वजह से मादुरो के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका सारे संबंध टूट गए और ये सब जब आसमान पर हो ही रहा था तब यूएस के स्पेशल फोर्स यूएस डेल्टा फोर्स जमीन पर उतर चुकी थी और रात के करीब 2 बजे वो मादुरो के कंपाउंड फोर्ट ट्यूना पर दाखिल हुए। असल में अगस्त 2025 से सीआईए के एक टीम वेनेजुएला के अंदर काम कर रही थी और उस सीआईए ऑफिशियल्स द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार ही यूएस के एक सीक्रेट लोकेशन में मादुरो के कंपाउंड का हूबहू एक रेप्लिका बनाया गया था और उसी रेप्लिका में यूएस डेल्टा फोर्स को ट्रेनिंग मिली थी कि कैसे अपने ऑपरेशन को पूरा करना है। सीआईए को सब पता था मादुरो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, किस किस से मिलता है, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर के बारे में भी पता था। उस रात थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार से मादुरो को तब ढूंढ निकाला गया जब वो अपने स्टील रेनफोर्स सेफ रूम की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उनको सेफ रूम में एंटर करने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया और उन्हें और उनके वाइफ सिलिया फ्लोरेस को एक साथ यूएस फोर्सेस की हिरासत में लिया गया और फिर उन दोनों को तुरंत ही वेनेजुएला के पास तैनात यूएसएस इवो जिमा नेवल शिप में ले जाया गया और उस शिप से कुछ ही घंटों के अंदर ही उन्हें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में ले जाया गया। इसके बाद ट्रंप अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें मादुरो के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था, हाथों पर हैंडकफ्स था और वो यूएसएस इवो जिमा नेवल शिप में था। इसके 2 दिन बाद 5 जनवरी 2026 को मादुरो और उनके वाइफ को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, पर उन दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया। वेनेजुएला की सरकार ने कहा कि इस पूरे रेड में 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं।
ज्यादातर वेनेजुएला के सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटरेस्टिंगली 32 क्यूबन मिलिट्री पर्सनल भी मारे गए। अमेरिका के 7 सर्विस मेंबर घायल हुए, पर अमेरिका कोई मारा नहीं गया। चाइना और रशिया यूनाइटेड नेशंस में मादुरो को तुरंत रिलीज करने की मांग की और इस ऑपरेशन को इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन और नेशनल सॉवरेनिटी पर एक हमला कहा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस ऑपरेशन को इस रीजन के लिए खतरा बताया और इसके बारे में खास चिंता जताई। वैसे यूएन कुछ करता नहीं है, सिर्फ बोलता ही रहता है, हम सबको ये पता है। यूएस के करीबी देशों ने इस ऑपरेशन का खास कोई विरोध नहीं किया। यह और एक सोचने वाली बात है, यूएस अगर किसी देश में घुस के उसके प्रेसिडेंट को सिर्फ इसलिए उठा सकता है क्योंकि उस प्रेसिडेंट के खिलाफ यूएस के किसी कोर्ट में एक मामला दर्ज है, तो चाइना को ताइवान पर और रशिया को यूक्रेन पर ऐसा करने से कौन रोकेगा? या कोई भी पावरफुल देश को ऐसा सोचने से कौन रोकेगा कि उनका लॉ हर जगह लागू नहीं होते? इसीलिए फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल लॉ के अंत का एक वजह बन सकता है। अगर वेनेजुएला की कहानी पर वापस आए तो सुबह होते ही हर वेनेजुएलियन की जुबान पर एक ही सवाल था, अब आगे देश को कौन संभालेगा? वेनेजुएला की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जवाब साफ था, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने प्रेसिडेंट के पद संभाल लिया। रॉड्रिगेज बरसों तक मादुरो के सबसे करीबी राजनीतिक साथियों में से एक था। अपने पहले पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने इस ऑपरेशन को एक किडनैपिंग और यूएस का एक घिनौनी हरकत कहा, पर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो यूएस को कुछ अलग ही संकेत दे रहा था। अपने देश को स्टेबल करने, ऑयल इंडस्ट्री को रिबिल्ड करने और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आने के लिए वो यूएस के साथ काम करने को तैयार थी। ट्रम्प भी अमेरिका के इरादे छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब यूएस ही टेम्पोररीली वेनेजुएला को चलाएगा, यहाँ की पॉलिटिकल ट्रांजिशंस की निगरानी करेगा, फाइनेंशियल हालात की सुधारने की कोशिश करेगा, ऑयल इंडस्ट्री को रिबिल्ड करेगा। कुछ ही दिनों के अंदर रॉड्रिगेज ने एलेक्स साहब की एक्सट्रेडिशन के लिए मंजूरी भी दे दी। एलेक्स साहब वो इंसान है जो मादुरो के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि रॉड्रिगेज ने ये हिसाब लगा लिया था कि यूएस के विरोध करने की बजाय उनके साथ कोऑपरेट करने में ही उनकी भलाई है। इसी समय अमेरिका भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वेनेजुएला के लिए 3 फेज प्लान का ऐलान कर दिया। इस 3 फेज प्लान में क्या था? स्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस, इकोनॉमिक रिकवरी। और इस सब के सेंटर में थी यूएस ऑयल कंपनीज, जिनको वेनेजुएला की चुरमुराती एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के लिए उत्साहित किया गया था। वेनेजुएला की पुनर्निर्माण तो होगा, पर यह होगा अमेरिका की शर्तों पर। मादुरो के सत्ता में आने के बाद से जो लोग उनका विरोध करते हुए पकड़े गए थे या जो लोग किसी प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए थे, उन सबको जनवरी 2026 के अंत में आजाद कर दिया गया और काराकस के बीचों बीच स्थित हेलिक्वाइड जेल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चावेज की जमाने की रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए रॉड्रिगेज ने हाइड्रोकार्बन लॉ का साइन किया। चावेज की 25 ईयर ओल्ड ऑयल पॉलिसी को पलट दिया गया और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लागू हुए जो यूएस ऑयल कंपनीज को आकर्षित कर सके। पर इस पूरे कहानी में एक और कहानी है, और ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम है मारिया कोरिना मचादो। ये वो महिला थी जो वेनेजुएला में मादुरो के विरोध में सबसे ज्यादा काम किए, जो पर्सनल रिस्क लेकर ऑपोजिशन मूवमेंट खड़ा किया, और उनका इन सब बहादुरी के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया। उन्हें मादुरो एक बार चुनाव लड़ने से रोक भी दिया था, पर यूएस ने मादुरो को कैप्चर करके उसे साइडलाइन करने के बाद मारिया को भी साइडलाइन कर दिया। यूएस ऑफिशियल्स की माने तो मारिया वेनेजुएला के शासन चलाने के लायक नहीं है। शायद ट्रम्प भी सोचता होगा महिला होकर घर संभालना चाहिए, देश संभालने के लिए उनके जैसे बहुत सारे तो है ही। यह एक और बात है जिसे नकारा नहीं जा सकता। 3 जनवरी 2026 को पूरे ग्लोबल सिस्टम ही बदल गया। उस दिन वेनेजुएला में जो हुआ वो इंटरनेशनल रिलेशन के उस ढांचे को भी हिलाकर रख दिया जिसके सहारे दुनिया 1945 से चलती आ रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दर्दनाक हिस्से के बाद जो ग्लोबल सिस्टम बनाया गया था, भले ही वो इम्परफेक्ट था, पर वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर टिकी थी। जैसे कि एक देश दूसरे को अटैक नहीं कर सकते, उसके लीडर को मार नहीं सकते, अपहरण नहीं कर सकते, भले ही वो लीडर एक क्रिमिनल हो या करप्ट हो। ये सब रूल्स रेगुलेशंस किसी नादानी की वजह से नहीं माना गया था, बल्कि इसलिए माना गया था ताकि दो देशों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वॉर में तब्दील होने से रोका जा सके। और आपका नजरिया क्या है उस पर यह निर्भर करता है। आप इसे ये बोलकर जायज ठहरा सकते हो कि मादुरो जो एक ड्रग लॉर्ड था या ड्रग माफिया था, उसको आखिरकार कटघरे में ले आया गया, या तो आप इसे एक नेकेड इंपीरियलिज्म या एक तबाही मान सकते हो। माना कि मादुरो एक डिक्टेटर था, एक सो कॉल्ड नार्को टेररिस्ट था, जिसने साउथ अमेरिका के एक समय पर सबसे खूबसूरत देश को तबाही की ओर ढकेल दिए और 8 मिलियन रेफ्यूजी पैदा कर दिए।
पर अमेरिका ने जो कुछ किया उनसे जिन जिन देशों का हौसला सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि उस देश का लीडर अच्छे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।